अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अच्छा बच्चों, अब हम रिवीजन कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग की। लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने डिसीजन मेकिंग की थी। रीसेंट अटेम्प्ट का क्वेश्चन उठाकर देखा था और देखा था कि यार ये तो बड़ी आसानी से हो गया। क्लास में वो भी आसानी से जाता है, असल में मसला पेपर में आता है। लेकिन पेपर में भी मसला उन लोगों को ज़्यादा आता है जो अपने लिए फॉर्मेट डिवाइस नहीं करते हैं, चीज़ों को फॉर्मेट्स के अंदर नहीं लेकर आते हैं। वो वाले स्टूडेंट्स जो बात मानते हुए फॉर्मेट्स के ऊपर आ जाते हैं, उनके लिए पेपर कदरे आसान हो जाता है। ठीक, अब मज़ीद आसानी आपके लिए ये कि डिसीजन मेकिंग 6-7 किस्म की आपको बताई। 6-7 किस्म के अंदर कल बताया था आपको कि जनाब स्केर्स रिसोर्सेज, चाहे आपका कंट्रीब्यूशन के ज़रिए आ रही हो, चाहे आपका मेक और बाय का स्केर्स रिसोर्सेज के साथ काम हो, इन दोनों का स्टाइल एक ही है करने का। अल्टीमेटली आपको सेविंग बनानी है पर स्केर्स रिसोर्स, और एक में सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेस होनी है, तो दूसरे में से बाइंग में से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेस होनी है, या आउटसोर्सिंग में से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेस होनी है। तो ये वाला एक एरिया हो गया एक हिसाब से, और दूसरा एरिया है शट डाउन ऑफ अ प्रोडक्ट या शट डाउन ऑफ अ प्लांट। इन दोनों का भी सलूक एक जैसा ही है। मींस आपने बेनिफिट्स ऑफ शट डाउन देखने हैं और कॉस्ट ऑफ शट डाउन देखने हैं, और इन दोनों में आपने इंक्रीमेंटल चीजें देखनी है। मेजरली रिलेट करते हुए, प्रोडक्ट से रिलेट करते हुए प्रोडक्ट से रिलेटेड फिक्स कॉस्ट, और प्लांट वगैरह के शट डाउन से रिलेटेड प्लांट वगैरह के शट डाउन की चीज़ें आएंगी। जो दिल करेगा, जो आपको ज़्यादा दिल कर रहा है ना बनाने का, वो कर ले। वो बता दिया मैंने, जो दिल कर रहा है आपका कर ले। तीसरा है फर्दर प्रोसेसिंग। इसका व्यवहार थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू और इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग आ जाएगा बस इसमें। उसकी बात हल्की सी की है। ये वाला क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन कदरे टफ होते हैं। पूरे सीएमए में अगर कोई टफ चीज़ें करने के लिए हैं तो मेरे नज़दीक ये दो चीज़ें हैं। बाकी हम कहीं ना कहीं से अगर तरीके से चलें तो हम निकल सकते हैं। ठीक, मींस फॉर्मेट्स के ऊपर, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन फॉर्मेट के ऊपर, एफओएच एक फॉर्मेट के ऊपर, रेपिटेशन ऑफ द क्वेश्चंस। सीवीपी का स्टाइल आपको बता दिया कि सॉल्व क्वेश्चन को उठाना कैसे है, निकालना कैसे है। ठीक है, तो ये चीजें आप ऑप्ट करेंगे। अब डिसीजन मेकिंग का स्टाइल भी आपको सिखा रहा हूं। कल हमने क्वेश्चन परफॉर्म किया था रीसेंट ऑटम 22 का अटेम्प्ट का, और उसको हमने उठाया था कैसे उठाना है। क्वेश्चन पढ़ लिया है, अब जो मर्जी कर लो, उसे फॉर्मेट में उठा के डालोगे, कुछ रफ वर्क करोगे, क्वेश्चन आपका हाथ में आना शुरू हो जाएगा। नहीं करोगे तो नहीं हाथ में आएगा। सिर्फ और सिर्फ सोचने से नहीं होना। अगर मैं कहूं ना कि सिर्फ और सिर्फ सोचने से और मैं बहुत अच्छी सी प्लानिंग कर लूं, तो बेटा जी प्लानिंग नहीं होनी मुझसे। लेकिन अगर आपने जिस टाइप का क्वेश्चन है उस टाइप का फॉर्मेट पहले से बना दिया, तो आपका क्वेश्चन चालू हो जाएगा। और दूसरा, आपने रफ वर्क कर लिया। रफ वर्क से मुराद है कि क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन में से जौन जौन सी आसान चीज समझ लगती जाएगी ना, उसका रफ वर्क करते चले जाएंगे क्वेश्चन पढ़ते हुए। पहली दफा पढ़ें, चलो जरा पहली दफा जरा बंदा होता है उसमें जरा आप कर लें, एक दफा पढ़ लें। दूसरी दफा जब आप पढ़ने बैठे हैं ना, तो लाजमी तौर पर रफ वर्क साथ होना चाहिए।
अगर आप उसको 2 दफ़ा फिर तीसरी दफ़ा पढ़कर फिर भी प्लानिंग बनाने की कोशिश करेंगे, फिर नहीं बननी, और इतनी देर में आपने 10-15 मिनट वेस्ट कर चुके होंगे। और जहां पे आप वेस्ट करते जाएंगे आपका टाइम ज़्यादा होता चला जाएगा और प्रेशर आपके सर के ऊपर बढ़ता चला जाएगा। हमें ड्यू टाइम के अंदर पेपर करना सीखना है। चीज़ों को हर टॉपिक का अपना एक साइंस है ना, हर टॉपिक की अपनी साइंस है डील करने की। अब मैं कहूं जैसे मैंने सीवीपी डील करवाना आपको सिखाया था, वैसे ही मैं डिसीजन मेकिंग भी सिखाऊं मींस, या उसी अंदाज में डिसीजन मेकिंग भी हो, तो वो पॉसिबल नहीं है। डिसीजन मेकिंग का अपना ही एक जहां है और वेरिएंस का अपना एक जहान है, प्रोसेस कॉस्टिंग का अपना एक जहान है। तो हर एक को अपने अंदाज में करना है। अगर आप हर एक का अपना अंदाज सीख लेंगे तो इंशाल्लाह क्या होगा, आपको उस तमाम क्वेश्चन आप डील करने के काबिल होंगे, पेपर में डील करने के काबिल होंगे। अब मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको क्या करवाऊं, इसको भी डील करना सिखा दूं। अब एक तरीकाकार मैंने आपको सिखा दिया था और एक अब हम सीखने लगे हैं। ये हो गया और ये आ गया क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को अगर हम गौर से देखें, उधर दिखाइएगा बच्चों को, आवाज मेरी जा रही है। ये क्वेश्चन देखा हमने, आगे दूर से बस देखा हमने और हमारे आसान खता होते चले गए। वो है ना लंबा क्वेश्चन, आसान खता हो रहे हैं। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है किस चीज का, डिसीजन मेकिंग का। रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, आपने कहा अच्छा इतना औखा क्वेश्चन है, बाद में देखूंगा, ठीक है, बिल्कुल राइट डिसीजन मेकिंग, बिल्कुल सही डिसीजन मेकिंग है। इस तरह का क्वेश्चन हमेशा एंड पर करो। पैनिक तो नहीं होगे, परेशान तो नहीं होगे कि यार 20 मार्क्स का क्वेश्चन में से मार्क्स अचीव करते हुए आपको 1.5 घंटा लग गया, बाकी कहां से करोगे। तो पहले से ही देख लिया यार बहुत लंबा लेंथी क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप देख लें कि यार 20 मार्क्स के लिए आपको मार्क्स टाइम कितना चाहिए। रफली आपको 40 मिनट चाहिए एज पर द टाइम। और अगर ये क्वेश्चन आप बिल्कुल एंड पर कर रहे हैं तो बिलीव मी आप ये वाला क्वेश्चन आधे घंटे में भी कर सकते हैं। रीजन, अब आप इस वक्त 5वें गियर पर दौड़ रहे हैं, ठीक, लेकिन टारगेट ये रखना है कि ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन करने के लिए कम से कम आधा घंटा है ना, तो इसका मतलब आप 12-13 मार्क्स अचीव कर सकते हैं, जो इसका ड्यू आराम से पासिंग मार्क्स ड्यू हो गए, ठीक है। तो लेकिन कल वाला जो क्वेश्चन था वो कदरे आसान था, उसका मैं नहीं कहूंगा कि यार वो एंड पर ही हो। फिर पेपर के अंदर देखा जाता है बिल्कुल पहले 15 मिनट में कि आपको कौन सा क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है, कौन सा आसान लग रहा है। सिर्फ रिक्वायरमेंट्स पढ़कर ही आपने जज करना है कौन सा क्वेश्चन मुश्किल है, कौन सा क्वेश्चन। बाज़ वक़्त आपका कुछ फेवरेट्स होते हैं टॉपिक्स जो आपके ज़्यादा अच्छे आते हैं। अगर वो वाला क्वेश्चन आ गया और आपने देखा यार यस ये मैं कर लूँगा, तो यस गो फॉर दैट। लेकिन ऐसा भी होता है कि आपका फेवरेट टॉपिक है और फिर उसके अंदर ऐसा क्वेश्चन आया है जो देखने में आसान भी लग रहा है, और जब आपने शुरू किया है तो बस काम गड़बड़ हो गया। अब उसकी गुत्थी नहीं सुलझ रही, अब उसके अंदर आप हो गए पैनिक नहीं होना, उसकी गुत्थी नहीं सुलझ रही, कोई अमाउंट अज्यूम करो और आगे चले जाओ। यार गुत्थी नहीं ना सुलझ रही, 1 मार्क्स लूज करो, अगले 5 मार्क्स अचीव कर लो। ये चीज़ है पास करने का तरीकाकार। अब वापस आते हैं इसको पास करने का तरीकाकार। 20 मार्क्स का क्वेश्चन एक तो आखिरी 30 मिनट में करना है, तो इसका मतलब है बाकी पेपर के लिए टारगेट सेट कर लो कि 2 घंटे 20 मिनट में बाकी पेपर मुकम्मल होना चाहिए, तभी आधा घंटा मिलेगा। 10 मिनट का मार्जिन भी ले लो, चलो 25 मिनट भी मिल जाते हैं तो भी हम 10 मार्क्स अचीव कर लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन बाकी टारगेट के हिसाब से वो पूरा कर चुके हो। ये ना हो कि आपको ये वाला क्वेश्चन करने के लिए आपको आखिरी 5 मिनट मिल रहे हैं, फिर समझे एक क्वेश्चन गया, और एक क्वेश्चन गया तो समझे पेपर गया, समझ ले पेपर गया।
क्योंकि एग्जामिनर कहता है कि तकरीबन 90% बंदे वो पास होते हैं जो सारे क्वेश्चंस करते हैं, और 80-90% बंदे फेल हो जाते हैं जो एक भी क्वेश्चन छोड़ते हैं। हाँ, 10% पास हो जाते हैं, उसमें ऐसे भी बंदे होंगे जो 70 मार्क्स का पेपर करके भी पास हुए होंगे, लेकिन वो एक्सेप्शंस में आ जाएंगे ना, 10% में आ जाएंगे। लेकिन 90% कौन से हैं या 80% कौन से हैं? वो वाले हैं जो फेल होंगे, 80 मार्क्स का पेपर करके फेल होंगे, 70 मार्क्स का करके फेल होंगे। कोई जीनियस हो सकता है कि जो 65 मार्क्स का करके भी पास हो जाए, होगा। ये नहीं है कि मैथ है 65 में से 50 आ सकते हैं, पॉसिबल है, लेकिन कितने % लोग? वो इक्का दुक्का % ही होंगे, और हम उनमें से नहीं है। बिलीव मी, हम नहीं है, हमने ऐसा सोचना है, हम उनमें से नहीं है। चलें क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, एडवाइज विच ऑफ द 2 ऑप्शंस वुड बी फाइनेंशियली बेनिफिशियल फॉर ZL। अब जब विच ऑप्शन इज बेनिफिशियल से थोड़ा सा अंदाजा होता है कि यार ये डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है, और दूसरा इन मार्क्स से अंदाजा होता है यार ये डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन और परेशान होते हैं थोड़ा सा सबसे पहले कि यार 1.5 पेज का एक क्वेश्चन है, तो क्या होगा? है ये स्प्रिंग 22 का क्वेश्चन, और स्टार्ट में लिखा है एज्यूम दैट डेट टुडे इज 1 अप्रैल 22। काइंडली जो FAR2 भी साथ पढ़ रहे हो वो कहीं वो FAR2 ना सोचना शुरू कर दें जिसमें IS 10 37 में घुस जाएं, IS 10 तो वो नहीं है। आज क्या है? 1 अप्रैल 22। जिम्बाब्वे लिमिटेड हैज प्लान टू शट डाउन इट्स फैक्ट्री इन कराची। जब आप यहां पर पहुंचे, ये बताएं क्या दिमाग बनता है? फौरी तौर पे बनता है यार क्वेश्चन किस चीज का आ गया? शट डाउन का। और ये स्टूडेंट के लिए एक हवा, ये शट डाउन का क्वेश्चन आ गया, बड़ा मुश्किल क्वेश्चन। ठीक है जी, तो शट डाउन आ गया, लेकिन आपको प्लानिंग पता चल गई क्या करना क्या है, क्या करोगे? मैंने आपको एक तरीका बताया, बेनिफिट ऑफ शट डाउन और कॉस्ट ऑफ शट डाउन। बस ये क्या करो, पेज के ऊपर बना दो, बेनिफिट शट डाउन, कॉस्ट ऑफ शट डाउन, खत्म। प्लानिंग कर दोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। जो ही ये पढ़ा इसका मतलब है हो गया, समझे। इन कराची ऑन 31 दिसंबर 22, ऑन रिसीविंग द न्यूज ऑफ शटडाउन, all skilled labor employees in the Karachi factory resigned in protest effective from 31 मार्च 22। सारी की सारी लेबर फोर्स ने किया हम जा रहे हैं, रिजाइंड। आप बंद कर रहे हैं तो फिर कर लो काम। हमने क्या किया था कि हम प्लानिंग कर रहे थे 1 अप्रैल या उससे पहले बैठ के, उससे पहले बैठ कर रहे होंगे ना, क्या हम 31 दिसंबर पर बंद कर देंगे, और जो ही अफवाहें फैलनी तो 31 मार्च के ऊपर रिजाइन आ गए। अब आपको क्या है कि जी आप इस वक्त बैठे हुए सोच रहे हैं कि ये वाकया हो चुका हुआ है, और अब आप इस वक्त बैठे सोच रहे हैं, ये बैकग्राउंड दे रहा है वो। दिस हैज रेज कंसर्न अबाउट द फैक्ट्रीज एबिलिटी टू कंटिन्यू ऑपरेशन फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। दिस हैज कंसर्न हो गए कि अब फैक्ट्री चलेगी तो कैसे चलेगी। हमने तो सोचा था 9 महीने बाद जाके क्लोज करेंगे, ये तो आज ही वक्ता पड़ गया कि क्लोज कर दिया जाए। यूजिंग द ओरिजिनल बजट डॉक्यूमेंट फॉर द ईयर 22, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड रिलेटिंग टू द पीरियड फ्रॉम अप्रैल 22 टू दिसंबर 22। बजट बना होगा, हो सकता है पूरे साल का बनाओ, Q1, Q2, Q3, Q4। ठीक, Q1 गुजर चुका हुआ है, अगले 3 क्वार्टर्स का आपको इकट्ठा डाटा दे दिया कि ओरिजिनल जो बजट बनाया था हमने 3-4 महीने पहले दिसंबर के एंड पर, वो उसमें से हमने एक्सट्रैक्ट किया है, और ये बजट का डाटा है। कहता प्रोडक्शन एंड सेल्स 50,000, सेल्स इतने, डायरेक्ट मटेरियल इतना, डायरेक्ट लेबर इतनी, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड इतना, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड इतना, सेलिंग एक्सपेंसेस इतने, प्रॉफिट इतना। इसमें तो कोई मसला नहीं है, आगे बढ़ते हैं।
कुछ अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। कॉन्ट्रैक्चुअल सेल्स रिप्रेजेंट्स 75% ऑफ टोटल बजटेड सेल्स। ये बताएं क्या कोई रिलेशन दिया? दिया? क्या मैं इसको रफ वर्क में लेकर आ सकता हूं? आराम से पढ़ते हुए लेके आ सकता हूं। अगर डाटा दिया है तो कोई ना कहीं पे यूज होगा, होगा क्या नहीं? तो मैं रफ वर्क शुरू कर देता हूं, साथ साथ रफ वर्क शुरू कर देता हूं, क्योंकि उसने यूज होना ही होना। लेफ्ट पेज और राइट पेज खाली छोड़ दें, दो पेजेस क्या कर दें? खाली छोड़ दें। आप अभी बैठ के ये क्वेश्चन कीजिएगा मेरे साथ घर में बैठे हुए, ये क्वेश्चन हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर पूरा नहीं ना होता तो 80-90% हो जाएगा, जितना हमें पास करवाने जोगा है। 13, 14, 15 मार्क्स तक इंशाल्लाह अचीव हो जाएगा, गलतियों के साथ अचीव हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन उस अंदाज में करना जिस अंदाज में मैं करवा रहा हूं। रफ वर्क शुरू कर दें। कॉन्ट्रैक्चुअल सेल्स रिप्रेजेंट्स 75% ऑफ टोटल बजटेड वॉल्यूम। टोटल बजटेड वॉल्यूम कितना था? 50,000 था गालिबन। ऊपर बजटेड वॉल्यूम है 50,000, ठीक है जी। कम से कम ये 75 तो लिख सकते हैं। अच्छा जी, 50,000 था इनटू 75% बजटेड वॉल्यूम। ये क्या है? कॉन्ट्रैक्चुअल। ये मैंने रफ वर्क चौथे पेज के ऊपर शुरू कर दिया। कॉन्ट्रैक्चुअल 7×5 ते 5×5 37,500 ले जा। मुझे सिर्फ मैंने क्या किया? क्वेश्चन पढ़ते हुए कुछ भी नहीं किया, मैंने रफ वर्क किया जो उसने रिलेशन दिया उसका। विच हैव टू बी फुलफिल्ड इन प्रायोरिटी टू अवॉइड पेनल्टीज। इसको क्या करना? फॉलो करना। अब मुझे बताएं बाकी 25% भी तो होगा ना कुछ, बाकी भी निकाल दो यार। बाकी क्या होगा? 12,500 बाकी होगा। ये कॉन्ट्रैक्चुअल है, ये अदर हो गया, ये रफ वर्क हो गया। आगे बढ़े। सेलिंग प्राइस फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल सेल्स इज, सेलिंग प्राइस, ये देखें जी, सेलिंग प्राइस ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल सेल्स इज 20% लोअर देन द नॉर्मल प्राइस। इन बंदों को क्या किया जा रहा है? 20% कम प्राइस के ऊपर बेचा जा रहा है। अच्छा आगे। हाउएवर 5% ट्रेड डिस्काउंट टू अदर कस्टमर हैज आल्सो बीन बजटेड। 12,500 वालों को भी क्या करेंगे? 5% डिस्काउंटेड प्राइस पर। इसका मतलब होता है ना इंडस्ट्रीज के अंदर कि एक लिस्ट प्राइस रखी है, उस लिस्ट प्राइस के ऊपर तमाम कस्टमर को ज़रा सा शोबाजी करने के लिए कि यार हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, 5% डिस्काउंट ऑफर लगाइए। तमाम कस्टमर को 5% डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा। ये ऐसे ही है जैसे हम बुक्स खरीदते हैं स्टूडेंट्स, तो एक मार्केट में है कि 10%, 20% डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा होता है ना। तो ये वही चीज़ है, लिस्ट प्राइस एक रखी हुई है ज़्यादा और एक मार्केट का एक नॉर्म है 20% डिस्काउंट, तो वो लिस्ट प्राइस हर कोई रखेगा ज़्यादा, क्योंकि 20% डिस्काउंट मिलना ही मिलना है, देना ही देना है। तो अब उसने जो बात कही है, अपने आप को क्या करो? क्वांटिटी इनटू रेट के ऊपर लेकर आओ। किसके ऊपर लेकर आओ? क्वांटिटी इनटू रेट पर रखा करो। क्वांटिटी इनटू रेट ज़हन में बिठाएं। मैं पिछली क्लासेस के अंदर भी यही बोल रहा हूँ। अच्छा, अब क्या मैं एक इसी से ही क्वेश्चन पढ़ते हुए, क्या मेरी इस रिलेशन के मुताबिक 20% लोअर देन द नॉर्मल प्राइस, बेस क्या हो गई मेरी? नॉर्मल प्राइस, ऐसे ही है। और मैं दो तरह की चीजें बेच रहा हूं और बजट का डाटा दिया जा रहा है, तो इसका मतलब मेरी 37,500 एक रफ वर्क है। ये 37,500 को ये रेट लगेगा, मुझे अभी नहीं पता कि प्राइस क्या है, प्लस 12,500 के ऊपर भी कोई रेट लगेगा। यार ये मज़ा नहीं आ रहा। यार ब्लू मार्कर मज़ेदार नहीं है, ये फिर भी कुछ बेहतर है।
अभी हम क्या कर रहे हैं बेटा, रफ वर्क कर रहे हैं। 37,500 लिखा मैंने जस्ट वैसे ही सोचने के लिए, और 12,500 के ऊपर भी रेट लगेगा। मुझे एक बात कही है उसने, मुझे क्या कही है, एक बात कही है कि 20% लोअर और 5% लोअर ऑफ नॉर्मल सेल प्राइस। तो इसका मतलब है चांसेस यही है उसने नॉर्मल सेल प्राइस छुपाई हुई है। एक फार्मूला आपको बताया था मैंने डिक्रीज करने का, आफ्टर डिक्रीज इज इक्वल टू बिफोर डिक्रीज इंटू 1 माइनस आर। कोई भी चीज हो, सिचुएशन किसी को डाउन करना है तो क्या करो, 1 माइनस रेट जो दिया हुआ उससे मल्टीप्लाई कर दो, परेशानी वाली बात कोई नहीं है। तो इसका मतलब इसमें जो सा भी एक नॉर्मल प्राइस होगी उसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस 20% करना पड़ेगा, और इसमें से मुझे -1 माइनस 0.05 करना पड़ेगा, जो सी भी प्राइस हो आएगी या निकालनी पड़ेगी, तो मेरी टोटल सेल्स आ जाएगी। अभी ये रफ वर्क बस करके मैंने छोड़ दिया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लिखा गया है, जो सी चीज उसने बताई है मैंने बस वो लिखी है, कुछ नहीं किया मैंने। मुझे पता ही नहीं है भाई नॉर्मल प्राइस कौन सी है, क्या पता है, नहीं पता ना, अभी तो क्वेश्चन ने खुलना है, अभी तो मैं रफ वर्क कर रहा हूं, मुझे हो सकता है अगले स्टेप के अंदर चीज मिल जाएगी, लेकिन जो सी बात उसने कही है मैंने वो लिख दिया बस। आगे बढ़े। हाउ 5% डिस्काउंट, क्लोजिंग स्टॉक कंप्राइजेज ऑफ फॉलोइंग एज ऑन 31 मार्च 22। 31 मार्च का क्लोजिंग, अब का क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा। रॉ मटेरियल स्टॉक 10,000 kg है, कॉस्टिंग 3.4 मिलियन, ठीक है। डिफेक्टिव 2500 यूनिट्स कॉस्टिंग 3.05 मिलियन विच कैन बी सोल्ड एज स्क्रैप एट 100 यूनिट। कोई मसला नहीं, इसमें तो कोई कैलकुलेशन का रिलेशन तो नहीं है, कोई रफ वर्क का कोई काम नहीं है। बजटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड इंक्लूड डेप्रीसिएशन 2.5। ओके गुड हो गया, बजटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड में शामिल है। अब मुझे उसका कुछ क्या कर रहा है, डाटा दे रहा है। अच्छा, दो काम मैं कर सकता हूं बच्चों, एक रफ वर्क अपने पेज पे कर सकता हूं और एक रफ वर्क मैं अपने क्वेश्चन पेपर पर कर सकता हूं। विच वन इज बेटर जी? अपनी आंसर शीट के ऊपर करना बेहतर है। क्यों? उसकी रीजन ये है कि बाद में मुझे क्रॉस रेफर करना पड़ेगा, तो मैं यहां से उठाकर यहां पर नहीं कर सकता। यहां से मैं क्रॉस रेफर अपने जिधर मर्जी क्रॉस रेफर कर दूं। तो अब जो उनसी बात मुझे कर रहा है, कहता फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है कितने, 12,000। अब इसकी कोई बाइफर्केशन दे रहा है मुझे, ऐसे ही है ना, कहता है फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स, तो जो सी बाइफर्केशन दे रहा है ना, मैं उसको भी यहां पर ले आऊंगा, कहीं ना कहीं पे यूज हो जाएगी, चांसेस हैं कि कोई ना कोई यूज हो जाएगी। बजटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड इंक्लूड डेप्रीसिएशन 2.5 मिलियन। ओके, फिक मैं लिखूंगा फिक्स्ड FOH, डेप्रीसिएशन कितनी है जी, 2.5 मिलियन, नो प्रॉब्लम। टेक्निकल फी 1.2 मिलियन, $1.2 मिलियन। ओके, नेक्स्ट पेड इन एडवांस, एडवांस में पे कर दी हुई है। एंड सैलरी ऑफ फैक्ट्री सुपरवाइजर 3.6 मिलियन, सैलरी ऑफ सुपरवाइजर कितनी है जी, 3.6 मिलियन, ये भी लिखी गई। द रिमेनिंग अमाउंट परटेन्स टू एलोकेटेड जनरल ओवरहेड्स, बाकी की अमाउंट एलोकेटेड है, ये मैं निकाल सकता हूं। टोटल मेरी क्या है, 12 मिलियन की कहानी है। 12,000 लिखा हुआ है, ऊपर ₹1000 लिखा हुआ है, ₹1000 लिखा हुआ है ना, यस, ये ₹1000 लिखा हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा, 12 मिलियन बन जाएगा। तो मैं यहां पर 12 मिलियन लिख लेता हूं कि ये है, और बैलेंसिंग मैं निकाल देता हूं कि कहता है FOH एब्जॉर्ब्ड, रफ वर्क है, नथिंग एल्स। कितना है बेटा, 4.7 का ये है, ये भी मैंने लिख दिया। अब एक एडजस्टमेंट थी और मैंने एडजस्टमेंट को क्रॉस रेफर कर दिया कि जनाब एडजस्टमेंट नंबर
की पूरी कहानी जो है ना वो ये है, किधर है जनाब, एडजस्टमेंट नंबर 3 की कहानी, इंफॉर्मेशन की 3 की कहानी पूरी की पूरी यहां पर लिखी गई है। आगे चलें। सेलिंग एक्सपेंसेस रिप्रेजेंट सैलरी ऑफ 5 सेल्स ऑफिसर। ऊपर सेलिंग एक्सपेंसेस क्या करें, ऊपर का सेलिंग एक्सपेंसेस हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, 8200 के हैं, 8200 के सेलिंग एक्सपेंसेस। ये सेलिंग एक्सपेंसेस 8200 और कहता है सेलिंग एक्सपेंसेस रिप्रेजेंट सैलरी ऑफ 5 सेल्स ऑफिसर्स hired from a third party on contract which will expire on 31 दिसंबर 22। 31 दिसंबर 22 के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। मीन्स तब तक चलना ही चलना है, तब तक चलना ही चलना है। अच्छा प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग 15 मिलियन एंड हैज एन एस्टिमेटेड रीसेल वैल्यू ऑफ 2.8 मिलियन एज ऑन 31 मार्च 22। 31 मार्च 22, ठीक है। कीपिंग इन व्यू ऑफ द रेजिग्नेशन ऑफ स्किल्ड लेबर, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ZL इज कंसिडरिंग द फॉलोइंग 2 ऑप्शंस फॉर इंप्लीमेंटेशन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 22। नंबर 1, क्लोज द फैक्ट्री नाउ एंड रेंट आउट द फैक्ट्री स्पेस। क्या कर दो, बंद कर दो और रेंट पर दे दो। अब इसके अंदर बहुत सारी कहानियां हैं, ये कहानी डायरेक्टली डील की जा सकती हैं फॉर्मेट बना के। अच्छा ये बताइएगा, ये दो, एक है क्लोज डाउन और दूसरा है कंटिन्यू ऑपरेशंस। कंटिन्यू ऑपरेशंस ऑफ द फैक्ट्री फॉर द रिमेनिंग 9 months बाय एम्प्लॉइंग स्किल्ड लेबर ऑन कॉन्ट्रैक्ट। नाउ चॉइस इज योर्स, इस ऑप्शन 2 पे पहले काम करना है या ऑप्शन 1 पे काम करना है। क्या कंटिन्यूइंग ऑपरेशन के लिए क्या करना होगा आपको, सोचें। कंटिन्यू ऑपरेशन कह सकता हूं कि हमने आगे कंटिन्यू करना है, फर्दर प्रोसेस करना है, आगे चलना है, तो उसके अंदर थोड़ा सा अगर हम कहें कि इंक्रीमेंटल बेनिफिट्स और इंक्रीमेंटल कॉस्ट लगनी है, और शटडाउन करना है तो बेनिफिट ऑफ शटडाउन एंड बेनिफिट दोनों में एक हिसाब से इंक्रीमेंटल ही है ना, कि हम आगे चलें तो लॉजिक एक ही चलती है। तो अब हमारी चॉइस है कौन सा पहले करते हैं। करने हमने दोनों हैं, पेपर में दोनों ही करने हैं इंशाल्लाह, लेकिन हल्का सा गो थ्रू करके आप जज कर सकते हैं आसान कौन सा है। मैं पहले वाला करवा देता हूं आपको, ठीक है। शट डाउन एक हवा बना होता है ना, शट डाउन के अंदर पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मैं पहले शट डाउन करवा देता हूं, ये ना हो कि जी काम करते करते मिसिंग हो जाए काम, ऐसे ही है ना। अच्छा जी, ये रफ वर्क के पेज नंबर 3 और 4 है और मैं यहां पर बनाने लगा हूं फॉर्मेट शटडाउन का। ऑप्शन 1 शटडाउन, और मैं अपने दिमाग में लेकर आऊंगा, हैं कौन सा, ये तो प्लानिंग है, ये रफ वर्क है, पेज 3 और 4 के ऊपर रफ वर्क है, और ये क्या है, ये मेन पेज है, पहला पेज जिसके ऊपर आपने फॉर्मेट बनाना है। अब आपने बताना है कि क्या करना है। कह सकता हूं अब आपने बेनिफिट ऑफ शटडाउन लिखने हैं और कॉस्ट ऑफ शटडाउन लिखना है, ऐसे ही है। तो आप यहां पर लिखेंगे बेनिफिट ऑफ शटडाउन, इंक्रीमेंटल बेनिफिट्स होने चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू द प्लांट होने चाहिए इंक्रीमेंट, और कॉस्ट ऑफ शटडाउन ये होना चाहिए आपका। ये दो चीजें हमने करनी है और फिर नेट कर देंगे। अब प्लानिंग ये देखिएगा, इधर देखें जी, प्लानिंग बेनिफिट ऑफ शटडाउन का मैं टोटल करूंगा, ए आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ शटडाउन का टोटल करूंगा, बी आ जाएगा, और नेट करके ए माइनस बी कर दूंगा, ए माइनस बी इज इक्वल टू सी। नेट बेनिफिट और
क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है ना। ये आपकी प्लानिंग आ गई बच्चों। अब क्वेश्चन में एक चीज बताइएगा, जस्ट वन थिंग, कि ये जो ऑप्शन 1 दी गई है, क्या ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 टोटली सेपरेट चीजें होंगी? ये तो नहीं किया होगा कि ये ऑप्शन 2 के अंदर भी ऑप्शन 1 घुसाई हो, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन जो ऊपर वाली इंफॉर्मेशन है वो दोनों पे अप्लाई हो जाएगी। ठीक है जी, तो ऊपर वाली इंफॉर्मेशन को साथ रख के ये वाली इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। लेकिन मेजर काम कहां से मिलेगा हमें? इसमें से। मीन्स मेजरली यहां से काम करके फिर ऊपर भागे भागे दोबारा से जाएंगे, उसमें से कोई चीज तो नहीं खींच कर इसमें लेकर आनी। ऐसा पॉसिबल है ना? चलें आ जाएंगे। मैंने अभी क्वेश्चन नहीं पढ़ा पूरा, क्वेश्चन पढ़ सकता हूं, मजीद होमवर्क कर सकता हूं, मजीद रफ वर्क कर सकता हूं, करना चाहूं तो। चलें जी, साथ साथ अब मैंने प्लानिंग शुरू कर दी है, कुछ रफ वर्क हो गया, कुछ मजीद होता रहेगा। क्लोज द फैक्ट्री नाउ एंड रेंट आउट द फैक्ट्री स्पेस। रेंटल इनकम ऑफ 20 मिलियन वुड बी रिसीव्ड फॉर 9 मंथ्स। ये क्या हुआ? क्या बेनिफिट मिल जाएगा? रेंटल इनकम मुझे मिल रही है, रुपीस मिलियन में ही काम कर देते हैं, तो मैं अगर शट डाउन करूंगा तो मुझे रेंटल इनकम हासिल हो जाएगी, मैं उसे रेंट पर दे दूंगा, तो ये मेरा बेनिफिट है। और ये इंक्रीमेंटल बेनिफिट है, रेंटल इनकम। सबसे आसान चीज 20 मिलियन ये लिखी गई। नेक्स्ट, penalties estimated at 3.8 million would have to be paid by ZL for its failure to fulfill contractual commitments। अब जब मैं बंद कर दूंगा तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा तो मुझे पेनल्टी भरनी पड़ेगी। क्या डिसीजन की वजह से भरनी पड़ेगी? यस, डिसीजन की वजह से भरनी पड़ेगी, इस ऑप्शन की वजह से भरनी पड़ेगी। तो ये मेरा क्या है, खर्चा है या बेनिफिट है? खर्चा है। कितना है? 3.8 मिलियन। मैं खर्चे में लिख दूंगा पेनल्टी, लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है कौन सी पेनल्टी कौन सी नहीं। 3.8। अब लोग क्या करते हैं, ये माइनस में ब्रैकेट में ये वो कर रहे होते हैं, कोई जरूरत नहीं है। मैंने इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, पेनल्टी भी गई। अच्छा ये बताएं, क्या इन दोनों के कोई मार्क्स होंगे लिखने के? इन दोनों के कोई मार्क्स होंगे लिखने के? ऑब्वियसली होंगे। अच्छा चलें, एक और चीज फर्ज करता हूं ये आसान है, ऑप्शन 1 बहुत आसान है, फर्ज करता हूं इसके कितने मार्क्स होंगे आसान होने के बावजूद? 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैक्सिमम या मिनिमम भी 8 के करीब होंगे, 8-12 की रेशो चांसेस हो सकते हैं, मिनिमम भी। ठीक, तो मैंने 2 अगर एडजस्टमेंट्स कर ली हैं तो क्या 1-2 मार्क्स मिल जाएंगे? इस फॉर्मेट के बनाने के मार्क्स होंगे। ये डिजाइन कर दिया मैंने, क्या किया मैंने? एग्जामिनर के लिए डिजाइन कर दिया मैंने। करना क्या है? मींस मैंने कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया है, और कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया तो इसके 1 मार्क्स, मोस्ट प्रोबेबली इसका 1 मार्क्स होगा। क्या मैंने यहां तक भी लिख दिया है कि मेरा बेनिफिट होगा या लॉस होगा, और वो A-B होगा? तो मैंने कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया हुआ है, भले यहां पर वैल्यूज आए हैं या ना आए। आगे बढ़ो। क्लोजिंग रॉ मटेरियल कैन बी यूज्ड बाय अनदर फैक्ट्री ऑफ ZL by converting it into 9000 kg of रीटा। रॉ मटेरियल मेरा था कितना? ऊपर से रिलेशन शुरू हो गया, ऊपर से रिलेशन इसका आ गया है। रॉ मटेरियल मेरा था कितना? मेरे पास 10,000 kg था, यहां कहीं पे लिखा हुआ है, ये 10,000 kg था। इस 10,000 kg से क्या चीज बनेगी? 9,000 kg ऑफ रीटा बनेगा। क्या बनेगा? 10,000 kg से क्या बनेगा? 9,000 kg ऑफ रीटा एट अ प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ 140 पर केजी। मैं क्या लगाऊंगा? 140 पर केजी। आगे क्या लिखा है? ऑफ व्हाट? आगे लफ्ज कुछ लिखा हुआ है, 140 केजी ऑफ इनपुट। इनपुट कितनी होगी?
और 140 पर केजी होगी। इनपुट क्या होगी, ये रीटा बनाने के लिए इनपुट क्या होगी? क्या ये 10,000 यूनिट्स होंगे, 10,000 केजी होंगे, या ये 9,000 होंगे? तो गौर से अगर हम पढ़ेंगे तो हम चीज बना सकते हैं। क्या मुझे उसने बता दिया है कि 9,000 केजी बनाऊंगा तो खर्चा जो मेरा होगा 140 मल्टीप्लाई बाय 10,000 होगा। चले मैं रफ वर्क के ऊपर आ जाता हूं जनाब। 140 ज़रब 10,000 जो उसने रिलेशन दिया है इनपुट का 140, ये मेरा होगा खर्चा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या काम था? ये था रीटा इज अवेलेबल इन द मार्केट एट 350 पर केजी। मार्केट में कितने का मिलेगा? 350 का। अगर मैं खरीदता हूं तो कितने में खरीदूंगा? 350। कितने केजी खरीदूंगा? 9,000 बेटा जी। रीटा कितने बन रहे हैं? 9,000 बन रहे हैं। 10,000 तो मैंने इन किया था, रीटा चाहिए। रीटा कहते हैं 9,000 केजी और 350 रुपए में मिलेगा। 9,000 केजी इंटू 350। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। कहता है अल्टरनेटिवली, अब दोबारा से, क्लोजिंग रॉ मटेरियल कैन बी यूज्ड बाय अनदर फैक्ट्री ऑफ ZL और कन्वर्टिंग इनटू 9,000 केजी ऑफ रीटा एट अ प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ 140 पर केजी ऑफ इनपुट। इनपुट 10,000 है, रिलेशन बनाना पड़ेगा। 140 का खर्चा करूंगा तो मेरे पास क्या बनकर आ जाएगा? 350 वाली चीज बनकर आ जाएगी। 140 का खर्चा करूंगा तो क्या होगा? 350 वाली चीज बनकर मेरे पास आ जाएगी। अच्छा, कहता है अल्टरनेटिवली द रॉ मटेरियल कैन बी सोल्ड इन द मार्केट एट 160। अब दो ऑप्शंस आ गई। क्या आ गई? मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। एक ये वाली कि मैं रीटा में कन्वर्ट कर लूं, कितना खर्चा करके? ये वाला खर्चा करके। आंसर दीजिएगा जरा। इसमें से ये माइनस करोगे ना कि इतना हासिल हुआ है, इतना खर्चा हुआ है। हासिल होगा इतना खर्चा करके, और 10,000 केजी है, हर एक 160 में बिक जाएगा। 16 लाख। $1.75 मिलियन। 17,50,000 या 16 लाख। 1.75 मिलियन या 16 लाख। क्या अब डिसीजन की वजह से ये फैसला हो रहा है जी? डिसीजन की वजह से फैसला हो रहा है? यस, डिसीजन की वजह से हो रहा है। कौन सा आप चूज करेंगे? विच अल्टरनेटिव यू विल प्रेफर जी? लोअर और हायर? वाई? अब जरा दिमाग पर लेकर आओ। तुम क्या कर रहे हो? शट डाउन कर रहे हो। कंपनी बंद हो रही है, माल पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ? क्या जरा सा लगता है यार ये रेलेवेंट कॉस्टिंग टाइप की चीज लग रही है थोड़ी थोड़ी सी? अच्छा, माल पड़ा हुआ है, वेला, ठीक। कंपनी बंद करते हो तो फिर क्या करना पड़ेगा? इस माल को बेचना पड़ेगा। क्या करते हो? कंपनी बंद करते हो तो इस डिसीजन की वजह से, बंद करने की वजह से माल को बेचना पड़ेगा। या तो माल को बेच के कुछ पैसे हासिल कर लो। कितने हासिल करोगे? 16 लाख। या फिर इसको तुम कन्वर्ट कर दो किस में? रीटा में। रीटा में कन्वर्ट करोगे तो तुम्हें 350 रुपए की बचत होगी। 9,000 केजी बनेंगे। लेकिन वो बचत हासिल करने के लिए तुम्हें 140 का खर्चा करना पड़ेगा। क्या इस डिसीजन की वजह से करोगे? क्या अब बेनिफिट ज्यादा अच्छा होता है या कम अच्छा होता है? तो कौन सा चूज करना चाहिए? दोनों में से हायर चूज करना चाहिए। बेनिफिट हासिल कर रहे हो तुम। कंपनी बंद हो रही है, बंद होने की वजह से आप डिसीजन कर रहे हैं, और डिसीजन कर रहे हैं कि मैं बंद करता हूं तो मुझे ये क्या करना पड़ेगा? मटेरियल जो पड़ा हुआ है बेचना पड़ेगा, या फिर इस मटेरियल को कन्वर्ट करना पड़ेगा।
अगर मैं कन्वर्ट कर लेता हूं तो मेरी बचत 17,60,000 है नेट। अगर मैं इंस्टेंटली बेच देता हूं तो 16 लाख है। तो कौन सी बचत सही है? मैं क्या करूंगा? आई विल कन्वर्ट इट। मैंने क्या किया था? ये रफ वर्क किया था, वर्किंग की थी। अब मैं क्या करूंगा? अब मैंने ये वाली वर्किंग उठानी है इन दोनों में से। कैसे उठा कर लेकर जाऊं? मैं कहता हूं यार ये जे है और ये जे आ गया यहां पर 1.75 मिलियन रुपीज मिलियन में। क्या चीज है ये? रॉ मटेरियल यूजेज ड्यू टू शटडाउन। शटडाउन के डिसीजन की वजह से मुझे ये बेचना पड़ा या यूज करना पड़ा कहीं और, जहां से मुझे क्या हो गया? बेनिफिट हासिल हो गया। कितना? 1.75। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एन अमाउंट इक्वल टू 12 months सैलरी वुड हैव टू बी पेड टू द फैक्ट्री सुपरवाइजर। कितने महीने की सैलरी देनी पड़ेगी? 12 महीने की सैलरी देनी पड़ेगी। किसको? फैक्ट्री के सुपरवाइजर। अच्छा, यह बताएं क्या फैक्ट्री के सुपरवाइजर की सैलरी फिक्स्ड है? फैक्ट्री सुपरवाइजर ऊपर देख लेते हैं। सुपरवाइजर है कहां पे? ये भी तो देखते हैं ना। सुपरवाइजर की बात कुछ की हुई है उसने, 2 जगह पे बात की हुई है। ये आई है बात 3.6 मिलियन। क्या आपने बजट किया हुआ था 3.6 मिलियन की देनी है सैलरी अगले 9 महीने में? क्या सुपरवाइजर आपके पास मौजूद है? भाई शट डाउन कर देता हूं तब भी ये सुपरवाइजर पास रहेगा ना। ये वो बता रहा है कि देनी पड़नी है। अगर मैं शट डाउन ना करता तो कितने महीने की सैलरी देनी पड़नी थी? 9 महीने की। इजाफी कितनी देनी पड़ी? 3 महीने की, शट डाउन की वजह से। तो क्या खर्चा होगा? खर्चा होगा सैलरी ऑफ कौन सा बंदा? सुपरवाइजर। अच्छा, अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि अगर आप गलत भी कर जाते तो क्या हो जाना था? अगर आप 12 महीने की लिख जाते तो क्या हो जाना था? 1 मार्क्स कट जाना था ना। क्या आपने कैलकुलेशन सही नहीं की है? वो तो कुछ नहीं होना था। यहां पर लाने के मार्क्स आ जाने थे कि आप लेकर आए हैं, उसकी वैल्यू के मार्क्स कट जाने थे, तो आधा 1 मार्क्स कट जाता। हमारे पास तो मार्जिन मौजूद है 20 मार्क्स में से कितने मार्क्स लूज करने की? 12-13 नहीं, 10 मार्क्स लूज करने की गुंजाइश है। मींस पासिंग मार्क्स 10 हैं। ठीक, तो थोड़ा बहुत तो मार्जिन और थोड़ी बहुत गलतियां जल्दी में होनी है, उससे परेशान नहीं होना। लेकिन जिस हद तक आप कॉन्सेप्ट जल्दी जल्दी अप्लाई कर सकते हैं उतना अप्लाई कर देना है। सैलरी ऑफ सुपरवाइजर आपको इस शटडाउन की वजह से 3 महीने की मजीद देनी पड़ेगी। तो है कितनी? 3.6 मिलियन कितने महीने की है? 9 महीने की। तो यहां पर पर मंथ निकाल दो यार। 3.6 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू क्या बेटा? हाँ सॉरी 9 है, 9 मंथ्स की है, सॉरी। हाँ ये 3.6 9 मंथ्स की है। तो 1 महीने की कितनी हो जाएगी? 0.4। ये आपने लिखा और 0.4 लिख के मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ्स, 1 साल की देनी पड़ेगी। अभी हमने क्या फैसला किया? इंक्रीमेंटल कितना है? इंक्रीमेंटल कितनी है? सैलरी ऑफ सुपरवाइजर इंक्रीमेंटल इस डिसीजन की वजह से कितने देने पड़े? इस डिसीजन की वजह से 3 महीने की देनी पड़ी। इंक्रीमेंटल फॉर एडिशनल 3 मंथ्स। तो आपने 0.4
इंटू 3 1.2 मिलियन यहाँ पर वर्किंग बनाई है, रफ वर्क के अंदर वर्किंग करनी शुरू कर दी कि यहाँ पर मौजूद है, यहाँ से शुरू कर देते हैं। सो व्हाट, कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। आप इसको ये जो बना दिया आपने, यहाँ पे कोई नाम दे दें, इधर जे बोला था, इसको बोलो के, आप के से उठाकर यहाँ पर ले आओ, कोई मसला हो जाएगा? एग्जामिनर क्या कहेगा? एग्जामिनर क्या ये के पढ़कर ढूंढेगा ज़रा सा कि दो पेजेस पे वर्किंग है तो के कहाँ पर लिखा हुआ है? वो ढूंढ लेगा, ऑब्वियसली के ढूंढ लेगा, उसे लिखा हुआ मिल जाएगा। वर्किंग वर्क वर्क 2 मिल सकती है तो के क्यों नहीं मिल सकता? ठीक है ना। तो 1.2 यहाँ पर आपका खर्चा आ गया। और आगे बढ़ो, ये भी चला गया। नेक्स्ट, आगे बढ़िए, आगे जल्दी जल्दी। An amount equal to 12 months salary on early termination of contract with third party. On early termination of contract with third party for sales officers, a penalty of 30% of remaining amount would have to be paid by ZL. अब once again ये रफ वर्क है। क्या रफ वर्क आप करेंगे? मेन के ऊपर लाजमी नहीं है, लेकर आए। और कितना था अमाउंट? सेलिंग एक्सपेंसेस 8200 थे, और उसने कहा था ये वाले चीज़, सेलिंग एक्सपेंसेस 8200 थे, और इसके बारे में उसने कहा था सेलिंग एक्सपेंसेस रिप्रेजेंट सेल्स ऑफ 5 सेल्स ऑफिसर्स हायर्ड फ्रॉम अ थर्ड पार्टी ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट विच विल एक्सपायर ऑन 31 दिसंबर। तो अमाउंट क्या है? 8200 की। अब पढ़ते हैं हम आगे, हमें क्या कह रहा है? हमें कह रहा है कि हम क्या करें? एन अर्ली टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद थर्ड पार्टी फॉर सेल्स ऑफिसर्स, अ पेनल्टी ऑफ 30% ऑफ रिमेनिंग अमाउंट वुड हैव टू बी पेड। क्या डिसीजन की वजह से एक पेनल्टी पड़ जाएगी? अमाउंट देने वाली कितनी है? 8200 देनी थी पूरे साल की, बाकी के 9 महीने की। रिमेनिंग अमाउंट 8200 थी, तो 8200 का 30% वो कह रहा है देना पड़ेगा। 8200 का 30% देना पड़ेगा पेनल्टी सेल्स की थर्ड पार्टी का। 960। ओके, ये रफली लिखा क्योंकि वो आगे भी कहानी कर रहा है। कहता है फॉर दिस पर्पस, नहीं आगे क्या, अल्टरनेटिवली, दूसरे तौर पर कहता है दिस स्टाफ कैन बी यूटिलाइज्ड एट ZL's फैक्ट्री इन लाहौर। है 24 ठीक है जी, 2460 या 2.46 मिलियन। ठीक है जी। अच्छा आगे, अल्टरनेटिवली दिस स्टाफ कैन बी यूटिलाइज्ड एट ZL's फैक्ट्री इन लाहौर। अल्टरनेटिवली क्या कर सकता है? वो कहीं और उसको लेकर जा सकता है उन बंदों को। फॉर दिस पर्पज ZL वुड हैव टू पे द स्टाफ रीलोकेशन अलाउंस ऑफ 2 मिलियन। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 2 मिलियन का खर्चा करना पड़ेगा। अब डिसीजन मेकिंग की वजह से या तो आप 2.46 मिलियन बियर कर लो, या फिर अब किसी और जगह पर लाहौर लेकर जाओगे। क्या करोगे? लाहौर लेकर जाओगे तो फिर लाहौर में कहीं और दूसरे बंदों को जो सैलरी देनी थी वही वाली सैलरी इनको दे दोगे जो 8200 देने थे, तो वो तो हो गया इररिलेवेंट। अब कौन सा रेलेवेंट है? जो आपको पेनल्टी पड़ रही है या रीलोकेशन पड़ रही है? और रीलोकेशन कितना है? 2 मिलियन। अब बताओ, बेनिफिट में हायर देखते हैं और एक्सपेंसेस में लो देखते हैं। विच वन इज बेनिफिशियल फॉर यू, वेदर यू शुड ऑप्ट 2 मिलियन और यू शुड ऑप्ट 2.4 मिलियन? क्या आप चूज करेंगे? आपकी फैक्ट्री है, आप कहेंगे कि रीलोकेशन कर लेते हैं, इसमें कम खर्चा है। 2 मिलियन का रीलोकेशन एक्सपेंस
और इसके अंदर मैंने कहा कि मैं कहाँ से लेकर आ रहा हूँ, जे के एल से लेकर आ रहा हूँ। मैंने रफली यहाँ पर एल लिख दिया कि यार मैंने वर्किंग की है, वहाँ से लेकर आ रहा हूँ, मैंने कंपैरिजन किया है। वो भी डेफिनेटली देखना चाहेगा मैंने कंपैरिजन कहाँ पर किया है। तो मैं रफ वर्क कर रहा था, रफ वर्क गलत हो जाएगा तो मैं क्या कर दूंगा, काट दूंगा। कोई मसला है? इधर रफ वर्क में कोई मसला नहीं है। यहाँ पर बूथे के ऊपर जब आ जाता है ना, तब थोड़ा सा मसला पे इशारा शुरू हो जाता है। या तो यहाँ पर चीज़ मैनेज नहीं होती है, ऐसे ही है ना, चीज़ मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर चीज़ मैनेज करना, जगह कम पड़ जाती है। आगे बढ़े। फॉर दिस पर्पज एडल वुड हैव टू पे, ये हो गया। अब क्या मैंने सारे पॉइंट्स इसके डील कर लिए सिवाय ऊपर वाली कुछ चीज़ों के। ऊपर वाली चीज़ें मैं एक दफ़ा दोबारा से देखूंगा यार, कि कोई ऐसी चीज़ जो यहाँ से रिलेट करती है वो ना हो, क्योंकि हमने डिसाइड क्या किया था कि ये नीचे वाली चीज़ें हैं जो ऑप्शन में दी हुई हैं वो तो इंडिपेंडेंट नहीं होंगी दोनों के लिए, और जो ऊपर सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है वो क्या होगी, वो जनरल होगी दोनों हिस्सों के लिए। तो अब बढ़ते हैं, ऊपर वाली इंफॉर्मेशन थोड़ा सा आप गौर से पढ़ेंगे कि क्या कोई चीज़ इससे रिलेट तो नहीं कर रही है। कॉन्ट्रैक्चुअल सेल्स रिप्रेजेंट्स दिस, कि सेल प्राइस से रिलेटेड है। यहाँ पर सेल हमने बेचना थोड़ी है, वो तो ऑप्शन 2 में कहीं पे यूज़ होगी ये वाली। क्लोजिंग स्टॉक कंप्राइज ऑफ फॉलोइंग एज ऑन दिस, रॉ मटेरियल हम बेचेंगे 10,000, रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा, बिक जाएगा या यूज़ हो जाएगा, ये हमने देख लिया रॉ मटेरियल से रिलेटेड। डिफेक्टिव 2500 यूनिट्स कॉस्टिंग 3.05 मिलियन विच कैन बी सोल्ड एज स्क्रैप एट 100 पर यूनिट। क्या ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए जी? अच्छा, मेरे पास डिफेक्टिव यूनिट्स पड़े हुए हैं। क्या पड़े हुए हैं ये बताएं। अगर मैं कंटिन्यू करता हूं तो भी मैं इसे बेचूंगा, बोले, और अगर मैं इसे बंद कर देता हूं तो भी मैं इसे बेचूंगा। क्या दोनों जगहों पे बेनिफिट सेम है, बोले? क्या दोनों जगहों पे बेनिफिट सेम है? और अगर एक चीज दोनों जगहों पे सेम हो तो वो डिसीजन के लिए क्या होती है, इररेलेवेंट। या फिर दोनों में ले लो, या फिर इसमें भी ले लो, शटडाउन में भी, और फिर इधर भी ले लेना, ठीक है ना। जैसे हमने कल मटेरियल किया, मटेरियल को क्या किया था, हमने इग्नोर कर दिया था, ऊपर भी है नीचे भी है, कोई इफेक्ट नहीं आना। इसी तरह से एक बेनिफिट मैं बंद कर रहा हूं कंपनी तो भी मुझे आना है, मैं चलाता हूं तो भी आना है, कोई फर्क नहीं पड़ना। दैट इज वाई दिस इज इररेलेवेंट फॉर दी डिसीजन मेकिंग। आप इसको लिख सकते हैं कि ये तो दोनों केसेस में मुझे आने ही आने हैं पैसे, ये तो मैं बेचूंगा ही बेचूंगा, चाहे मैं बंद कर दूं चाहे मैं रख लूं। अब इससे रिलेटेड, मटेरियल से रिलेटेड स्पेसिफिक होके उसने नीचे बताया है कि तुम इसका क्या कर सकते हो शटडाउन के केस में, तो वो तो हमने डील कर लिया हुआ था। अच्छा जी, बजटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड इंक्लूड डेप्रिसिएशन ऑफ 2.5 मिलियन, ठीक है, टेक्निकल फी इतने, पेड इन एडवांस, एडवांस वाली चीज़ तो इररिलेवेंट होती है। सैलरी ऑफ फैक्ट्री सुपरवाइजर 3.6, ये आ गई है इससे रिलेटेड। रिमेनिंग अमाउंट एलोकेटेड जनरल ओवरहेड्स, एलोकेटेड कभी भी डिसीजन मेकिंग में नहीं आते, एब्जॉर्ब कभी भी डिसीजन मेकिंग में नहीं आते, वो तो जनरल होते हैं, वो तो होते ही रहने हैं, बाकी फैक्ट्री के हैं, ओवरऑल फैक्ट्री के हैं। तो मैं एक ये वाला प्लांट बंद कर दूंगा तो भी वो होते रहेंगे, तो ये कभी भी नहीं आए थे। सेलिंग एक्सपेंसेस रिप्रेजेंट सैलरी ऑफ 5 सेल्स ऑफिसर, इससे रिलेटेड कहानी नीचे आ गई है। प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग 15 मिलियन मैं बंद करता हूं तो क्या मैं इसको बेचूंगा 2.8 मिलियन में? जी बेचूंगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा बेनिफिट आ जाएगा, मैं बेचूंगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप एक दफ़ा देखा कि यार कोई चीज़ आ तो नहीं गई है, तो मेरा एक बेनिफिट, ये तो वैसे आपको ना पता क्या करना चाहिए, ये सबसे पहला बेनिफिट होना चाहिए यार। क्या करोगे, बेच दोगे उसको, प्लांट को, तो ये तो आपको ढूंढ के निकलना चाहिए कि यार वो अलग चीज़ किधर है। बंद करने वाले, बंद किया तो प्लांट बेचोगे, प्लांट बेचोगे तो उसका क्या होगा, फायदा होगा। 2.8 मिलियन सेल ऑफ
प्लांट। मेजर काम हो चुका है, बेशक इसको क्लोज ना करो, बेशक इसको क्लोज ना करो, आगे बढ़ जाओ। अच्छा, यहां पर एक छोटा सा पॉइंट, यहां पर एक पॉइंट हम छोड़ गए हैं, ये वाली एडजस्टमेंट वापस आते हैं। ऑप्शन 1 पढ़ें दोबारा से मटेरियल का। ये वाली मटेरियल, रॉ मटेरियल कहता है कि 9000 kg में कन्वर्ट हो सकता है 350 में, और 140 खर्चा करना पड़ेगा, तो आपको बेनिफिट कितना हासिल होगा? 17,50,000। फोरगो क्या किया ये वाला, ये फोरगो करके ये इसके ऊपर गए हो। मैं रेलेवेंट कॉस्टिंग नहीं कर रहा, बिलीव मी, मैं रेलेवेंट कॉस्टिंग इस वक्त नहीं कर रहा। मैं क्या कर रहा हूं? शट डाउन की डिसीजन मेकिंग कर रहा हूं। ठीक, अब बताएं कि मुझे शट डाउन करने की वजह से क्या बेनिफिट हुआ है? क्या मैं मटेरियल बेच ही सकता था चाहे मैं बंद कर देता या नहीं करता? मैंने फोरगो किया ना, मैं बेच सकता था, मैंने फोरगो किया। क्या किया? इसका मतलब है मैंने ये वाला बेनिफिट फोरगो करके ये वाला बेनिफिट हासिल किया। तो इतना तो हासिल होना ही होना था। या तो मैं लूंगा इंक्रीमेंटल बेनिफिट यहां पर, इन दोनों का डिफरेंस। क्या लूंगा? इंक्रीमेंटल बेनिफिट, इन दोनों का डिफरेंस यहां पे लूंगा। और या फिर क्या होगा, इसको मैं बेनिफिट फोरगो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के तहत इसको इधर ले आऊंगा। दो तरीका कार से हो सकता है। ठीक, चले। अगर स्टूडेंट एक ये चीज नहीं लिखता, कितने मार्क्स कट जाएंगे? सोचे ना, एक कट जाएगा, एक कट जाएगा, एक से ज्यादा नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो इसका मतलब है बाकी का काम करके आपने कितने मार्क्स ले लिए हुए? 8 में से 6 7 6 7 आपने ले लिए हुए। पास करने के लिए आपको 12 13 चाहिए, 11 चाहिए। सो सिंपल टू पास। ये नहीं है कोई मुश्किल काम हो। वर्किंग करना कोई मुश्किल नहीं था, वर्किंग सोची जा सकती थी अगर आप तरीके से सोचते। तो जो रिलेशन दिया हुआ है वो रिलेशन लिखते, तो मैथ का जो रिलेशन दिया हुआ है वो मैथ का रिलेशन लिखना है। सादी सी बात ये है। इनपुट का रिलेशन दिया तो इनपुट के साथ लिखा। अगर साथ ही लिख देता 140 रुपए पर केजी ऑफ आउटपुट, फिर 9000 आ जाना था, यहां पे भी 9000 आ जाना था। इतनी सी बात थी। उसने इनपुट बोला है तो इनपुट सोचा 10,000 इनपुट हुआ होगा, उसका रिलेशन बना दिया। ठीक है ना? चलें, तो एक चीज़ है कि मैं इसको यहाँ से कहूँ कि जनाब 1.75 माइनस 1.6 इंक्रीमेंटल। अच्छा, पेपर में गलती कर दी, आपको बाद में एहसास हुआ कि यार मैं गलती कर रहा हूँ, ये टोटली काट दो, इसको कोई पढ़ेगा भी नहीं। यहाँ पे वर्किंग लिख दो, कितना बनता है? 0.15। मैंने दोनों ऑप्शन बता दिए हैं। यहाँ पे 1.75 कर दो, यहाँ पे लिख दो बेनिफिट फोरगो 1.6। ये क्वेश्चन इतना हो गया। अब करते हैं नमाज की ब्रेक, बाकी का काम बाद में वापस आके करते हैं। लो बच्चों, ऑप्शन 2, कंटिन्यू ऑपरेटिंग द फैक्ट्री फॉर द रिमेनिंग 9 months बाय एम्प्लॉइंग स्किल्ड लेबर ऑन कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा है कि आपने कंटिन्यू करना है, आप चलाएंगे और स्किल्ड लेबर हायर करेंगे और उससे बेनिफिट हासिल करेंगे। वंस अगेन आपका डिसीजन मेकिंग जो होता है वो नॉर्मली लाइक विद लाइक होता है कि इधर आपने बेनिफिट्स लिए हैं, इधर भी बेनिफिट्स ही आ रहे हैं। ठीक, इंक्रीमेंटल बेनिफिट आप कह लें। ऑफ कंटिन्यूइंग,
एक, और डेफिनेटली जब आप कंटिन्यू करेंगे तो कॉस्ट ऑफ कंटिन्यूइंग आएगा। जब आप कंटिन्यू करेंगे तो डेफिनेटली आप सेल करेंगे, परचेजिंग करेंगे और फिर आगे चल रहे होंगे। आए बढ़ते हैं जनाब, क्या कहता है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोविजन ऑफ स्किल्ड लेबर वुड नॉट फुलफिल द एंटायर रिक्वायरमेंट ऑफ ZL। Considering this constraint, it is estimated that ZL will be able to produce 45,000 units only in remaining 9 months. Okay, roughly पहले क्या था, 50,000 के चांसेस थे, अब क्या होगा, 45,000 हम यूनिट बेच सकेंगे। ठीक है जनाब, रफ लिख लिखते हैं कि हम सेल कितनी करेंगे, 45,000। 45,000 क्वांटिटी की क्या होगी, सेल होगी। आगे बढ़ते हैं। स्किल्ड लेबर वुड बी हायर्ड एट 500 पर घंटा, गुड रेट है, लेबर 500 रुपये घंटा होगा। हाउएवर ड्यू टू लैक ऑफ ट्रेनिंग वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड वुड इंक्रीज बाय 5%। In order to avoid this increase, ZL can provide training to skilled labor at a cost of 0.45 million। अभी हमने ये वाली एडजस्टमेंट पढ़ी, हमें समझ नहीं लगी कि क्या करना है, ऐसा ही है ना, कोई खास नहीं समझ लग रही कि क्या करना है। आगे बढ़ते हैं। गुड्स आर प्रोड्यूस इन बैचेस ऑफ 3000 यूनिट्स ईच। गुड्स बेचते हैं कैसे, 3000 के बैच पर ईच। द फर्स्ट बैच वुड रिक्वायर 2750 स्किल्ड लेबर आवर्स। लर्निंग कर्व इफेक्ट इज एस्टिमेटेड 90%। लो जी, लर्निंग कर्व आ गई। दैट वुड रिमेन इफेक्टिव फॉर द फर्स्ट 5 बैचेस ओनली एट 90%। द इंडेक्स ऑफ लर्निंग कर्व इज दिस। सारा काम करके दे दिया, इसका मतलब मुझे क्या करना होगा, लर्निंग कर्व का काम करना होगा। लर्निंग कर्व का काम बड़ा आराम से डील हो सकता है, आप टाइमलाइन बना दें। अच्छा, बैचेस थे कितने, 3000 यूनिट्स पर बैच, इसका मतलब है नंबर ऑफ बैचेस कितने बनेंगे, 45,000 क्वांटिटी लिखी है, तकसीम 3000 यूनिट्स पर बैच, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 15 बैचेस आ जाएंगे। वो जो 45,000 लिखा था वो रफली क्या हो गया, काम आ गया। आगे 15 बैचेस होंगे, तो इसका मतलब है 0 से लेके 15 तक आपने एक बनाया। आपने कहा, उसने कहा लर्निंग इफेक्ट कब तक चलेगा, 5 बैचेस तक चलेगा। इसका मतलब आपको 5वें बैच का क्या करना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा, आवर्स निकालने पड़ेंगे। ऐसे ही है, चौथे के भी निकालने पड़ेंगे। 0 to 4, 0 to 5 का एक हिसाब से बनेगा। तो 4 बैचेस का टाइम हम क्या करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, बाद में यूज होना है कि नहीं होना। तो ये वाली चीज, ये वाले हाथ लगी है एडजस्टमेंट जो आती है, वो क्या करो, कर दो। तो 4 बैचेस इनटू पहले बैच का टाइम 2750 लेबर आवर्स, 2750 2750 इनटू 4 रेज टू पावर माइनस 0.152 152 दिया, 152 दिया। एक ये वाले घंटे चाहिए आपको, एक ये चाहिए, 2750 इंटू 5 रेज टू पावर माइनस 0.152। नहीं है कैलकुलेटर, कितनी अच्छी बात है यार, आप लोगों के पास कैलकुलेटर नहीं है, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स यू पीपल आर। 4 ज़रब 2750 ज़रब उधर रखें जी, 4 रेज टू पावर माइनस 0.152 8910 घंटे, 8910 घंटे आवर्स। अब एक काम कर लिया तो दूसरा आराम से हो जाएगा। 5 यहाँ पे जस्ट जाके बैक जाना है, 5 करना है, और ये टोटल टाइम हम निकाल रहे हैं 5, 10,766 घंटे, 10,766 घंटे। दोनों का डिफरेंस 5th के लिए, 5th बैच कितना लेगा, 10,766 माइनस
8910 1856 घंटे फिफ्थ बैच लेगा। अब आपका अपनी मर्जी है कि आप 0 to 4 और बाकी 16 की वर्किंग करते हैं या 0 to 5 और बाकी 15 की वर्किंग करते हैं। दोनों से आंसर सेम ही आना है। तो टोटल आवर्स जो हमारे इस प्रोजेक्ट में लगने हैं 45,000 यूनिट्स के लिए, वो लगने हैं, पहले 4 का ले लेते हैं, 0 to 4 4 की क्वांटिटी, और ये आ जाएंगे 8910 घंटे, और बाकी के 16 ज़रब 1856, 16 नहीं 11 बैचेस, 1856 ज़रब 11, 1856 ज़रब 11, 1856 ज़रब 11, 20,416, 20,416 घंटे। यहाँ पर बेशक लिख दें फर्स्ट 4 बैचेस, रिमेनिंग 11। तो 20,416 जमा 8910 29326 घंटे। ले जी, इतने घंटे हमारे लगेंगे। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं जी। If the factory continues to operate, the resale value of plant and machinery at 31 December 22 would be 80% of the current resale value. Got the point? तो हमें क्या अभी की है ऊपर दी हुई है 2.8, और इसका क्या होगा 80%। अगर हम करते हैं तो 80% हमें हासिल होगा कब? 9 महीने बाद। 2.24 मिलियन। ठीक हो गया बेटा। तो इसको क्या करूं मैं? ये बेनिफिट हो जाएगा। मैं 9 महीने बाद जाके बेच दूंगा। इसी के पैरेलल में सेल ऑफ प्लांट यहां पे फेंक देते हैं। सेल ऑफ प्लांट आफ्टर 9 मंथ्स। ये 2.8 का 80% बोला हुआ जी। कितना बताया आपने? 2.24 रुपीज मिलियन। क्या अब सोचें, अब आपका क्या क्या कुछ आएगा। आप कंटिन्यू करेंगे तो 9 महीने क्या करेंगे? सेल करेंगे। क्यों बेटा जी? सेल करेंगे। कितने यूनिट्स? 45,000 यूनिट्स। कितने? 45,000 यूनिट सेल करेंगे। अब बताएं, क्या फिर कॉन्ट्रैक्ट पहले लेंगे? कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू पहले लेंगे ना, और ये सेकेंडरी हो जाएंगे। लेकिन मेरे पास तो रेट ही नहीं है। मेरे पास तो रेट ही नहीं है। 37,500 तो यूनिट्स बेच दूंगा, और इनमें से कुछ कम करके बेच दूंगा 7,500 से। 7,500 कम, 5,000 कम करने ना, ये 50,000 थे। अच्छा, क्या मेरे पास सेल प्राइस निकाल ली जा सकती है? पॉसिबल है, बिल्कुल है जनाब। अगर मैं कहूं कि मेरी एक सेल प्राइस है व्हाट्सएवर इट इज, मेरी टोटल सेल्स 50,000 यूनिट्स की, इन 50,000 यूनिट्स की टोटल सेल्स बनती है 83,750। कितनी बनती है? अब मैं ये यहाँ पर रफ वर्किंग की हुई थी बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ के, जो कि अब काम आने लगी है। 83,750 मेरी टोटल वैल्यू है। उसमें कॉन्ट्रैक्चुअल 37,500 थे। एक मैं एक्स रेट ले लेता हूं जिसके ऊपर क्या हुआ 20% डिस्काउंट देना है। तो ये मेरी क्या हो जाएगी? ये क्वांटिटी, ये रेट प्लस 12,500, इसी एक्स के ऊपर 5% डिस्काउंट मैंने यहां पर दिया। क्या कैलकुलेटर यूज करके मैं एक्स फाइंड कर सकता हूं? क्यों जी? किया जा सकता है ना? ठीक हो गया। तो मैं फाइंड कर लेता हूं जनाब कैलकुलेटर यूज़ करके। बच्चों को कैलकुलेटर दिखाइएगा, अगर किसी को नहीं यूज़ करना आता तो वो भी यूज़ करना सीख जाए।
83,750 83,750 अल्फा कैलकुलेट के ऊपर इक्वल टू लिखा जाएगा। फिर है 37,500 की क्वांटिटी इन टू, अब एक एक्स फाइंड करना है आपने, अल्फा ब्रैकेट क्लोज करेंगे एक्स लिखा जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करना है मुझे 1 माइनस 0.2 से, यानी कि 0.8 से करूंगा मल्टीप्लाई। इतना तो शॉर्टकट कर सकता हूं ना मैं। प्लस 12,500 है, 12,500 इनटू किसे मल्टीप्लाई करना है, एक्स से, अल्फा ब्रैकेट क्लोज एक्स लिखा गया इनटू 1 माइनस 0.05 कितने बनते हैं, 0.95 शिफ्ट कैलकुलेट इक्वल टू, मेरे पास 2 आ गया, क्या आ गया, 2 आया ना। ये क्या चीज है, 83,750 क्या है, रुपीज 1000 में है या रुपीज में है, चेक करें, 1000 में, किसमें, 1000 में। अगर मैं इसको पूरा कर देता हूं, उसे 3 सिफर और डाल देता हूं, मीन्स रुपीज में ले आता हूं, तो मेरा जो आंसर आएगा रुपीज में आएगा। अभी जो आंसर आया 1000 में आंसर आया है, 2000 का आंसर आया है। 83,750 3 सिफर और शिफ्ट कैलकुलेट इक्वल टू 2000। तो मेरा इसका मतलब है जो ओरिजिनल रेट था वो क्या है, 2000 है। एक्स मेरा आ गया 2000 ओरिजिनल रेट, और कॉन्ट्रैक्चुअल का क्या होगा फिर 20% डिस्काउंट के साथ इसका, तो कॉन्ट्रैक्चुअल का रेट जो सेल रेट होगा इज इक्वल टू 2000 इंटू 1 माइनस 0.2, 8 दूनी 1600, और रेस्ट के लिए 2000 के ऊपर 1 माइनस 0.05, 2000 इंटू 0.95, 1900, क्या हो गया जी, 1900। ये अब रेट निकालना था, उसके बगैर क्वेश्चन आगे नहीं चलना था। ठीक है जी। अच्छा, फर्ज करते हैं आपको रेट नहीं मिल रहा, फर्ज करते हैं रेट नहीं मिल रहा, फिर क्या किया जाए, फिर अब अज्यूम अजीबोगरीब सा काम हो जाएगा, रिलेशन नहीं बना पाएंगे आप प्रॉपरली। फिर क्या करें, फिर हिट एंड ट्रायल से 1 मिनट के अंदर ज़रा सा चेक करो। आपके पास 83,750 है, ओहो यहाँ पे नहीं लिखना, 83,750 है वैल्यू, 3 से 4 और डाल देते हैं, डिवाइड बाय 50,000 यूनिट है। सारे यूनिट्स का क्या रेट आया, ऑन एवरेज 16,750, ये सारे का एवरेज है, ओवरऑल एवरेज, जिसमें से ज्यादा यूनिट्स कौन से हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल है। तो फिर यहां पर फिर क्वेश्चन को चलाने के लिए जरूर अज्यूम कर सकते हो, यार अगर बिल्कुल नहीं समझ लग रही ना कि ये रिलेशन क्या दे दिया है, लेकिन समझ लग जानी थी अगर रफ वर्क पहले किया होता तो। लेकिन अगर जिसने रफ वर्क नहीं किया उसके लिए क्वेश्चन उठाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जिसने रफ वर्क ये किया हुआ है पहले से ही, उसको रिलेशन मिल जाएगा कि मैंने सेल करनी है, तो अब सेल में कॉन्ट्रैक्चुअल सेल तो पक्की होनी है। सेल करनी है टोटल 45,000 यूनिट्स, जिसमें से 37,500 तो करने ही करने हैं, इनटू 1600 जमा, अब बाकी 45,000 करने के लिए क्या 7500 चाहिए होंगे, 1900 ऑलरेडी रेट निकाल दिए। अब जो जहां पर रेट निकालने हैं ना रफ वर्क पे, ये आप आराम से कह सकते हैं JK LMNO PQRS PQ,
कि आपने ये कहां से लेकर आए हो, पी क्यू। देयर आर चांसेस कि गलत निकल आए तो कोई ना कोई वर्किंग तक तो वो तो पहुंच सके ना, कहां पे वर्किंग कर रहे थे तुम, तो ये हमने वर्किंग कर ली और हम सेल के ऊपर पहुंच गए हैं। अच्छा, सेल के ऊपर पहुंच गए हैं तो अब आ जाओ बाकी चीज़ों के ऊपर पहुंचने के लिए। क्या मटेरियल भी चाहिए होगा? क्यों बच्चों, मटेरियल भी चाहिए होगा। कितना चाहिए होगा? क्वेश्चन ये है, क्या आपका जो मटेरियल पहले से मौजूद था, क्या उसका डिसीजन मेकिंग के ऊपर इंपैक्ट क्या पड़ रहा है? उसका डिसीजन मेकिंग के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है? जो पहले से मौजूद था मटेरियल 10,000 kg था 3.4, अब इसको इसके साथ मिक्स नहीं करना, आपने समझना ये सारी चीजें हैं ही नहीं, ऑप्शन 1 है ही नहीं, मींस बेचने की ऑप्शन तो यहां पर थी ना, इसके डिसीजन मेकिंग में थी। ऑप्शन 2 में बेचने की कोई बात की उसने नहीं की। इसका मतलब है आपके पास ये वाला मटेरियल पड़ा हुआ है बस। क्या यूनिट्स कम हो गए? यूनिट्स कम हो गए। क्यों बच्चों? पहले 50,000 के हिसाब से है, अब 45,000 के हिसाब से चाहिए आपको। अच्छा, मटेरियल चाहिए कितना होगा? अब मजीद रफ वर्क करते हैं, यहां पे भी किया जा सकता है ऐसे। रॉ मटेरियल चाहिए होगा आपको। मेरे पास क्वेश्चन के अंदर रिलेशन कोई नहीं दिया हुआ सिवाय इस चीज़ के कि मटेरियल मुझे 36,000 रुपए का दिया हुआ है, 36 मिलियन का, और कोई रिलेशन नहीं है। पूरे क्वेश्चन में मैंने पढ़ा है कोई रिलेशन नहीं आया। तो 36,000 50,000 के हिसाब के लिए बना हुआ है और मुझे चाहिए 45,000 के हिसाब से, तो मैं निकाल लेता हूँ 36,000 रुपीज़ में 36 मिलियन डिवाइडेड बाय 50,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 45,000 यूनिट्स। एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, 45,000 यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितनी वैल्यू आई? थ्री टू फोर जीरो ना करो यार, 32.4 मिलियन। ठीक हो गया, 32.4 लिख देते हैं हम मिलियन में, रुपीस मिलियन 32.4। अच्छा, अब सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि मेरे पास कुछ मटेरियल एग्जिस्ट करता है 3.4 मिलियन का, इसका क्या किया जाए? क्या मेरा कंटिन्यू करने की वजह से मुझे मजीद कितना खरीदना पड़ेगा? मजीद खर्चा क्या करना पड़ेगा? क्यों जी? डिसीजन मेकिंग की वजह से मैं सेल कर रहा हूं ना, ठीक है? तो इस डिसीजन मेकिंग की वजह से मुझे मजीद कितना खर्चा करना पड़ेगा? ये 32,000 या 4 का खर्चा करना पड़ेगा या कम खर्चा करना पड़ेगा? ये कॉस्ट होगी। हम फाइनेंशियल काउंटिंग तो नहीं कर रहे ना, हम तो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। हम ये तो नहीं कर रहे कि जी कॉस्ट बना दो, ये वाली प्रोडक्ट कितने की पड़ी है। हम क्या कर रहे हैं? डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। एक चीज पहले से मौजूद है, मैं उससे आगे जाना है, यहां पे है कट ऑफ पॉइंट, इससे आगे जाने का कितना खर्चा करना पड़ेगा? इसका मतलब है मुझे क्वांटिटी कम बाय करनी पड़ेगी, थोड़ी सी कम बाय करनी पड़ेगी। इस डिसीजन को कि मैं चलाता हूं तो कम बाय करनी पड़ेगी। अब बेचने वाला सीन यहां पर नहीं दिया हुआ, इसके साथ नहीं दिया हुआ, उसके साथ बेचने का सीन किया हुआ था कि या बेच दो या ये कर लो या वो कर लो। यहां पे कोई सीन नहीं है, तो यहां पर मैं बस 3.4 माइनस कर दूंगा, ऑलरेडी एग्जिस्ट। पास्ट है, संक है, कह लो, ऐसे कह लो, क्या डुबो दो। मुझे नया चाहिए कितना? बस इंक्रीमेंटल चाहिए, ऐसे कह लो, इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ कंटिन्यूइंग इंक्रीमेंटल। तो इंक्रीमेंटल कितना है? मजीद इजाफी कितना?
इजाफी बताओ कितना बनता है। चलो गलत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक वैल्यू गलत हो जाएगी ना, यहां तक के मार्क्स तो मिलेंगे ना, इतना माइनस करने के मार्क्स कटेंगे ना, और तो कुछ नहीं होगा। 20 पूरा, चलो 29। डायरेक्ट लेबर कितनी लगेगी, मजे की बात है, डायरेक्ट लेबर के घंटे पूरे हो चुके हैं 29,326 घंटे, 29,326 घंटे इनटू रेट हमारे पास यहाँ कहीं पे 500 रुपया मैंने पढ़ा था, 500 रुपया था मुझे याद है, ज़रा तुम्हें याद हो कि ना याद हो, 500 रुपया पर घंटा, कितने मिलियन हो गई, 14.663। डायरेक्ट लेबर भी आ गई, और क्या चीज़ आनी है, और यहाँ कहीं पे इंक्रीज का भी तो कहानी कोई की हुई थी, इंक्रीज की भी तो कहानी की हुई थी, मटेरियल की प्राइसेस में इंक्रीज तो नहीं दिया हुआ था, या वो कल था। अच्छा जी, एडजस्टमेंट देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोविजन ऑफ स्किल्ड लेबर वुड नॉट फुलफिल टू एंटायर रिक्वायरमेंट ऑफ ZL कंसिडरिंग दिस कंसिस्ट 45,000 यूनिट्स। ओके, स्किल्ड लेबर वुड बी हायर्ड एट 500 पर घंटा, हाउएवर ड्यू टू लैक ऑफ ट्रेनिंग वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड वुड इंक्रीज बाय 5%। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड क्या हो जाएंगे, 5% से बढ़ जाएंगे। ओके, इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस इंक्रीज, इससे बचने के लिए क्या करोगे, ZL कैन प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द स्किल्ड लेबर एट अ कॉस्ट ऑफ 0.45 मिलियन। अब इसका मतलब है आपका मुकाबला उस इंक्रीज को और ट्रेनिंग का मुकाबला है। अच्छा, रफ वर्क यहां पर आता है। आपकी कहानी यह है कि आपकी, बेटा जी उधर दिखाइएगा बच्चों को, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 11,000 दिए हुए थे, कितने दिए हुए थे, 11,000 था। वेरिएबल FOH, क्या वेरिएबल होते हैं ना, 11 मिलियन के थे, 11,000 3 सिफर और ऐड कर दो, 50,000 यूनिट से डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट का आ जाएगा। मुझे कितने का चाहिए, 45,000 यूनिट्स का। कितना बनेगा वेरिएबल FOH 45,000 यूनिट्स का, 9.9 मिलियन, 9.9 मिलियन बनेगा जी। अब उसने कहा है कि 5% से क्या हो जाएगी, ये इंक्रीज हो जाएंगे। किस वजह से, आपकी लेबर स्किल्ड नहीं है, या तो उनको स्किल्ड कर लो ट्रेनिंग देकर, या फिर इसका 5% का खर्चा बर्दाश्त कर लो। अब ये एक अलग से चीज़ है, ये तो यहां पर आनी ही आनी है, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, ये वाली पूरी की वर्किंग 9.9। अब मैंने इधर कर दिया, तो क्या करूं मैं, PQRS R लिखो और R यहां पर ले आओ कि ये वाला R तो आया ना 9.9 मिलियन, ये तो लगना ही लगना है। मुकाबला तो बाद का है ना, दूसरा मुकाबला है कि ट्रेनिंग या 5% ऑफ वेरिएबल FOH, 5% इंक्रीज 5% ऑफ वेरिएबल FOH, 9.9 इंटू 5% कितना हुआ बेटा, 0.495 वर्सेस ट्रेनिंग का खर्चा 0.45 दिया हुआ है, 45 ही है ना, बच्चों को बताना पड़ेगा, 45 था ऑप्शन 2 में। या तो 5% इंक्रीज बर्दाश्त कर लो, और या फिर ट्रेनिंग दे लो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस इंक्रीज 0.45। आप क्या करेंगे, ट्रेनिंग देंगे या इंक्रीज बर्दाश्त करेंगे, ट्रेनिंग दे देंगे, तो आप ट्रेनिंग का खर्चा आपका फाइनल हो गया। लेकिन वर्किंग यहां पर आपने कर दी हुई है कि क्या करेंगे, वर्सेस भी लिख दिया हुआ है, तो 0.45 JK LMNO PQRS नहीं, S5 से मिलता जुलता है,
टी 0.45 क्या अच्छा खासा। और यार ये सेल की वैल्यू भी तो बता देना यार, हद हो गई है, मिलियन में बताना। ऑप्शन 2 में हमने अगर फैक्ट्री कंटिन्यू टू ऑपरेट करते हैं, द रीसेल वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ये पहले से ही हमने कर दिया। लेबर हमने ले ली, स्किल्ड लेबर की ट्रेनिंग का खर्चा देख लिया, स्किल्ड लेबर ये कर दिया। अब कोई चीज़ रह गई है तो जाए किधर वाला, भाड़ में, खैर है, ऐसे ही है। 74.25 मिलियन, 74.25 मिलियन। ले जनाब, इधर भी ऐसे लिखें कि ये दोनों का टोटल लेना है और इन दोनों का टोटल लेना है, और नेट इंक्रीज देखनी है आपने। ए बी सी डी ई एफ एक्स वाई एक्स माइनस वाई। अच्छा, अब ये डेफिनेटली मैं टोटल बता देता हूँ क्या क्या कुछ है, देख के चेक कर लेते हैं कि जी हमारी चीज़ें मैच हो गई हैं कि नहीं हुई। 29,450, 29,450, 9.9 यहाँ पे गलती है। लेबर कॉस्ट आपने 14.663 दी है, ठीक है, कोई गलती नहीं है, पूरा है, पूरा है। वो ₹1000 में लिखा हुआ था, इस वजह से मैंने कहा कि काम गड़बड़ हो गया। जल्दी जल्दी टोटल करके आप बता दें, नहीं तो मैं बता दूंगा। 22,4 मिलियन यहाँ पर आएगा, 22.4 मिलियन यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर आएगा ऑप्शन 1 में 15.95 मिलियन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। $22.466। ठीक है, ओके। डिसीजन क्या होगा? वी शुड कंटिन्यू। इधर बेनिफिट ज़्यादा है, उधर बेनिफिट कम है, तो डिसीजन होगा वी शुड कंटिन्यू। कंक्लूजन लिखेंगे आप, कंक्लूजन के मार्क्स होते हैं वी शुड नॉट शट डाउन। x माइनस वाई इज इक्वल टू z और c। अब आप लिखेंगे, और ये यहाँ पे c है, ये b था। अच्छा, अब वी शुड नॉट शट डाउन बिकॉज z ग्रेटर देन c। कहानी खत्म। एक और साइंस बता दिया मैंने आपको, ये z ग्रेटर देन है c से। और छेती काम भी तो करना है ना, अब टाइम नहीं था यार, मैंने क्लोज करनी थी ना क्लास मैंने उसी बहाने में आपको एक शॉर्टकट बता दिया। पहले तो ABC का शॉर्ट बताया, अब डिसीजन लिखने का भी शॉर्टकट बता दिया। ये एकदम से आमद हुई थी। तो यू कैन यूज ABC इन योर एग्जाम। आप रिलेट करने के लिए आप रफ वर्क कर रहे हैं, आप रफ वर्क को अपने मेन आंसर में लेकर जाना चाहते हैं, चुप करके फाइनल डिसीजन जो लिया है आपने, कंपैरिजन आपने कर लिया हुआ है, उठाएं, वहाँ पर ABC का कोई रेफरेंस दें और वहाँ से खींच कर ले जाए उसकी रेलेवेंट प्लेस पर। ये तो रिक्वायरमेंट्स भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। क्या? हाँ हाँ, आप लिख सकते हैं विच वन इज फाइनेंशियल
बेनिफिशियल है, आप कहें ऑप्शन 2 इज बेनिफिशियल, ऑप्शन 2 नहीं, हाँ ऑप्शन 2 बेनिफिशियल है बिल्कुल। जी बेटा जी, थोड़ा सा बता देंगे, पूछेंगे तो मैं बताऊंगा ना। ये जो रॉ मटेरियल में आपने कंटिन्यू कॉस्ट ऑफ कंटिन्यू में 3.4 ये कहाँ से आया? कॉस्ट ऑफ कंटेनिंग में 3.4 कहाँ से आया? ये जनाब आपका आया है यहाँ से। मैंने कहा कि क्या होना था, एक आधी गलती होने से कोई ऐसा मसला नहीं है। असल चीज़ है कि आपने मेजर काम यहां पर लेकर आए हो कि नहीं लेकर आए हो। यार आसान काम के तो मार्क्स मिल गए होंगे ना, इस फॉर्मेट के तो मार्क्स मिल गए होंगे। ठीक, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। मसलन आप पूरा नहीं कर पाए, टाइम नहीं था, आपने ये यहां पर सी लिखा हुआ है, बोले ABC लिखा हुआ है, इधर जी लिखा हुआ है। क्या मैं एक साइंस लगा सकता हूं? ये जी है यार, कोई और नाम दे देता हूं, PQRSTUVWW दे देता हूं, ठीक है जी। क्या मैं साइंस लगा सकता हूं? डिसीजन मेकिंग के अंदर कंक्लूजन लिखने के भी मार्क्स हैं। बोले मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, मैंने बड़ी बड़ी एडजस्टमेंट्स की नहीं है, क्या मैं कुछ ऐसे कंक्लूजन लिखने की कोशिश कर सकता हूं? इफ W ग्रेटर देन C, ऑप्शन 2 इज बेटर। क्या लिख सकता हूं? एक साइंस है, मार्क्स अचीव करने की साइंस है। मैं लाजमी नहीं है कि मैंने पूरा क्वेश्चन कर पाऊं और टोटल ही नहीं आया होगा तो मैंने कंक्लूजन कैसे देना है बताओ? कंक्लूजन दे सकता हूं? दे सकते हो, ऐसे दे सकते हो। इफ W ग्रेटर देन C, ऑप्शन 2 इज बेटर, अदरवाइज ऑप्शन 1 इज बेटर। बस इतने से, इतना से काफी है। एक रिलेशन दे दिया, आपका कंक्लूजन हो गया। लेकिन कंक्लूजन के 0.5 मार्क्स या 1 मार्क्स होता है। अगली बात, इस फॉर्मेट को बनाने के भी मार्क्स होंगे। भले एग्जामिनेशन जो स्कीम जो आती है, जो बताते हैं मार्क्स, उसमें मार्क्स बताए होते हैं कि इसके एरिया के इतने मार्क्स, इसके मार्क्स इतने, लेकिन क्या जो ओरिजिनल मार्क्स होंगे वो ऐसे होंगे? ओरिजिनल मार्क्स में ये कॉन्सेप्ट के मार्क्स मौजूद होंगे। ओवरऑल में इस कॉन्सेप्ट के मार्क्स मौजूद होंगे कि यार ये बच्चा सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अब मुझे नहीं समझ लग रही थी सेल की ये क्वांटिटी कैसे आनी है, रेट कैसे आना है, तो मैं क्या यहाँ पे सेल लिख सकता हूँ, यहाँ पर 45,000 यूनिट्स लिख सकता हूँ, इनटू रेट लिख सकता हूँ। तो मैंने कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया, रेट के मार्क्स मिक्स हो गए, कुछ नहीं किया। मैंने यहाँ पर टोटल लिख दिया x, इसके मार्क्स मिल गए। मैंने इसके टोटल लिख दिया, इसके मार्क्स मिल गए। ये डिसीजन कर दिया कि इसमें से ये माइनस गया है, तो इस स्टेप के मार्क्स मिल गए कि इसमें से ये माइनस होके ये वाली वैल्यू आनी है। भले अब कई बच्चे ना मजाक करते हैं बाद में कि सर ऐसा ही कम कर दीजिए तो मार्क्स पास हो जाएंगे तो फिर नहीं पास हो सकते। उसके अंदर कुछ ना कुछ करना है। बेटा ये मैं अपने ऊपर अप्लाई कर चुका हूँ। पेपर में लाजमी नहीं है आपको हर चीज़ सही समझ लग रही हो। मैंने इसी काम किया था, मैंने फॉर्मेट बनाया था, ABC के अंदर लिखा था, एक फॉर्मेट बनाया कि ये मेरा प्लान है। अब उसके अंदर मुझसे कोई 5 वैल्यूज कैलकुलेट होनी थी, 5 के नाम आ रहे थे कि क्या क्या कुछ होना है। मुझे आई 3 चीज़ें, 2 चीज़ें नहीं आ रही थी। मैंने कहा यार अगर मैंने इसके ऊपर खपा ना, एक तो गलत होंगे और दूसरे टाइम भी वेस्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे मूव कर जाओ। तो मेरे 2 क्वेश्चन तकरीबन 80-90% पे थे। 2-3 क्वेश्चन, ये सी फाइनल की बात कर रहा हूँ और इसी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, और 2-3 क्वेश्चन यही कोई 60-70। अब 2 चीज़ें मिस कर दी हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि ये मेरा क्वेश्चन 60 के ऊपर है। ऐसे ही है, तो मैं 60% मार्क्स अचीव कर रहा हूँ, लेकिन 2 80 थे, 2 हो सकता है 40 के ऊपर हूँ।
और बंदा जब कर रहा होता है ना उसे पता चल जाता है कि क्या कर गया वो, उसे पता चल जाता है। और आपको भी पता चल जाएगा जब आप पेपर कमरा हाल से निकले ना, तो कुछ दफ़ा होता है कि बहुत ज़्यादा डावाडोल होते हैं, यार ऐसे ऐसे हो रहा होता है काम, और बाज़ औक़ात आप काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंट होते हैं कि आप पास हैं, और बाज़ दफ़ा तो आप काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंट होते हैं कि अगली दफ़ा फिर मिलेंगे आई कैप से। तो पता चल जाता है, और वो दरमियाना वाला भी मामला होता है। डर भी होता है कि यार ये ना हो कि जी मुझे तो अच्छा लग रहा है मैंने सही ना किया, और ये डर मौजूद होता है माइंडसेट में, वो हमारे माइंडसेट में ऐसा इनबिल्ट कर दिया गया है। लेकिन लोगों में कॉन्फिडेंस मौजूद होता है कि यस हम जो करके आए हैं ना पास हो जाएंगे। तो उनको उस कॉन्फिडेंस को कैसे लेकर आना है, ऐसे ही लेकर आना है कि आप चीज़ें जो आती हैं वो कर दो, जो सी चीज़ें नहीं आती उनको बेशक छोड़ दो, कोई ना कोई शॉर्टकट लगा के कोई कंक्लूजन तक पहुंच जाओ, कोई ABC लिख के, कोई रिलेट करके चीज़ों को। लाजमी नहीं है कि किसी को ये वाली समझ लग जाए, आई बिलीव कि नहीं समझ लगनी। अब मुझे नहीं पता मैंने ऐसे करवा दिया है, इसका कोई और वे आउट भी होगा। मैंने कैलकुलेटर का शॉर्टकट लगवाया आपको, इसका कोई और वे आउट भी होगा, होता है कहना है। हाँ, आप हो सकता है किसी और तरीके से करेंगे, क्योंकि आप जीनियस बनने आपको ज़्यादा आता होगा, मैथ है। मेरी नुक्ता नज़र में ये वाला तरीका कार बनता था, मैंने वो बना दिया। हो सकता है इससे कोई आसान वे आउट हो जो आपको आता हो, अगर हो तो मुझे बता दीजिएगा, भेज दीजिएगा, मैं उसको ऑप्ट कर लूँगा। ऐसी है ना। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।